स्टूडेंट टॉक। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम शुरू करने वाले आज फिर से केमिस्ट्री के 25 बेस्ट क्वेश्चन जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन्हें सब्सक्राइब कर दीजिए और अब इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है, मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है वह कौन सी है? CO2 गैस की कम कर रहे हैं, मतलब इसको कम कर रहे हो, तो कम करने के लिए एक ऐसा मेथड होना चाहिए जो कि CO2 को क्या करे, कंज्यूम करे, तभी तो कम होगी। तो आपके ऑप्शन क्या है? उत्प्रेरकता, इलेक्ट्रोलिसिस, प्रकाश संश्लेषण या संकलन। सही आंसर क्या है? प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होता है, CO2 और H2O सन की लाइट की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं और यहाँ से क्या निकलता है? ऑक्सीजन, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? क्लोरीन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर। अगला क्वेश्चन, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं रात्रि में? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। सही आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और देखो, पेड़ जितना ज्यादा घना होगा, पेड़ जितना घना, CO2 की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब कि, और स्पेशली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पीपल के पेड़ को लेकर पूछा जाता है कि पीपल पेड़ है, ठीक है ना, तो रात में नहीं सोना चाहिए, रात में नहीं सोते क्योंकि पीपल का पेड़ बहुत ज्यादा घना होता है अन्य की अपेक्षा, यदि आप ध्यान दोगे तो, और उससे काफी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिस वजह से व्यक्ति का दम घुटता है और दम घुटने से क्या हो जाती है? मौत। दम घुटने से क्या होती है? मौत। ओके। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, CO2 और जल मतलब H2O, ये आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? अगर आप इनकी रिएक्शन करवाओगे तो आप अपने आप समझ जाओगे कि ये बनाएंगे COOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये बनाते हैं और इसे हम बोलते क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनिक एसिड, ठीक है, सही आंसर ये है। अब देखो, सल्फ्यूरस अम्ल क्या होता है? सल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO3, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक और चीज याद करनी है कि कार्बोलिक एसिड, जो अक्सर क्वेश्चन में पूछा कई वेरियस एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो कार्बोलिक एसिड होता है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं? फिनॉल, ठीक है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना कि इसी को हम फिनॉल फिनॉल भी बोल देते हैं और इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है? C6H5OH। स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये बेंजीन होती है और यहाँ पर OH जुड़ा हुआ होता है, इसे हम बोल देते हैं फिनॉल। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? CO2, SO2, ऑक्सीजन या अमोनिया। तो क्या उपयोग में लाई जाती है? CO2। लेकिन क्यों उपयोग में लाई जाती है, इसका क्या कारण है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो क्या होता है, हम डायरेक्ट CO2 उपयोग में नहीं लाते हैं, हम उपयोग में लाते हैं कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड यूज करते हैं हम किस में? सोडा वाटर में, ठीक है। सोडा वाटर में हम करते हैं कार्बोनिक एसिड, लेकिन ये एसिड के फॉर्म में रहता है, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में रहता है जब तक कि जो सोडा वाटर की बोतल है, मतलब बोतल है, वो कैसी रहे? वो कैसी रहे? वो रहे ठंडी, मतलब कूल रहे, तो ये इसमें रहता है। लेकिन जब ये बोतल गर्म हो जाती है तो जो कार्बोनिक एसिड है वो किस में बदल जाता है? CO2 में। समझ रहे हो आप? इसलिए जब भी हम, आपने देखा होगा जो सोडा वाटर की बोतल है उसे हमेशा फ्रिज में रखने को बोल देते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उन्हें हमेशा फ्रिज में रखने को बोल देते हैं, सिर्फ इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो कार्बोनिक एसिड उनमें मिक्स रहता है, इस वजह से बोल देते हैं। अगर वो गर्म मतलब बाहर रख देंगे फ्रिज के, तो वो उतनी ज्यादा ठंडी नहीं रहेगी, समझ रहे हो, और CO2 गैस नहीं बन पाएगी उस हिसाब से जैसी बननी चाहिए। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? आपके ऑप्शन है पाउली, एंडरसन, गोल्डस्टीन या यूकावा। इनमें से कौन है आपको बताना है। देखो नो डाउट कि इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूट्रिनो। पर एंडरसन ने किस चीज की खोज की थी? इन्होंने खोज की थी किस चीज की? बताइए। इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण, आपको इसका नाम बताना है। इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण खोजा था, किसने खोजा था?
एंडरसन ने। गोल्डस्टीन ने क्या खोजा था? इलेक्ट्रॉन। और यूकावा ने क्या खोजा था? आपको बताना है। सही आंसर इसका है कि यूकावा ने जो खोजा था वो खोजा था पाई मेसोन। ये भी एक तरह का परमाणु कण ही होता है, और ये कैसा होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और उदासीन किसी भी प्रकार का हो सकता है। और ये खोज इतनी ज्यादा बड़ी थी कि इसके लिए यूकावा को 1947 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, किसको? यूकावा को, इस खोज के लिए। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब देखो, न्यूट्रिनो के बारे में हम कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा। न्यूट्रिनो, आखिर न्यूट्रिनो होता क्या है? सबसे पहली बात आपने जान ली कि इसकी खोज किसने की थी? पाउली ने की थी। ठीक है, इसके अलावा आपको ये जानना है कि जो न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो, ये नाभिक के साथ मतलब न्यूक्लियस के साथ मिलकर ये क्या बना लेता है? एक नया नाभिक बना लेता है। मतलब न्यूक्लियस बना लेता है ये, किसके साथ मिलकर? नाभिक के साथ मिलकर। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूट्रिनो नाभिक के साथ मिलकर क्या बनाता है? आपको उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे कि खत्म हो जाता है, विखंडन कर देता है नाभिक का, या फिर अल्फा बीटा कण निकाल देता है, या फिर नया नाभिक बना लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वह एक नया नाभिक बना लेता है। ठीक है ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका उपयोग क्या होता है? इसके जो यूज होते हैं, इसके मेनली दो यूज होते हैं। एक तो यूज ये होता है इसका कि जो नाभिकीय हथियार होते हैं, मतलब कि न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। और एक जो दूसरा उपयोग होता है वो होता है कि डार्क मैटर, आपने सुना होगा, डार्क मैटर का भी पता लगाया जाता है इसी के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैसोन के खोजकर्ता कौन थे? सही आंसर है यूकावा। चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। थॉमसन ने किस चीज की खोज की थी? प्रोटॉन की। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी तत्व के परमाणु की दूरी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? देखो, इलेक्ट्रॉनों की किसी कोष में संख्या को निकालने के लिए एक होता है बोरबरी सूत्र। कौन सा सूत्र होता है? बोरबरी फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। इनके कहने का मतलब होता है किसी कोष में 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है तो उस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। और अगर n की वैल्यू 2 हो जाती है तो उस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। और आपसे पूछा गया है दूसरी कक्षा, मतलब कि 8। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? देखो, अगर हम बात करते हैं AXZ, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है? एटॉमिक मास। क्या होता है? एटॉमिक मास। और ये क्या होता है? ये होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये चीज होती है। अब जो जेड होता है, जेड कैसा होता है? जेड होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं ए, तो ए कैसा होता है? ए होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन नंबर। ठीक है, याद रखना है। और जो नंबर होते हैं किसके? प्रोटॉन के, वो बराबर होते हैं नंबर किसके? इलेक्ट्रॉन। ये चीज आप सभी को पता है। अब आपसे पूछा गया है कि अगर हम इससे तुलना करें तो क्या होगा? 6C, और जेड की जगह पर आप क्या रखोगे? 14। क्या रखोगे? 14। अब ये जो 14 है ये इक्वल टू किसके होता है? ये इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। और ये वाला कितना है? यहाँ पर अगर आप देखो तो P की वैल्यू कितनी है? 6। तो 14 इज इक्वल टू 6 प्लस n, तो n इज इक्वल टू 14 माइनस 6, मतलब कि 8। ठीक है, 14 में से अगर 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रोटॉनों की संख्या, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? वही चीज आ जाती है, ए एक्स जेड। जेड कितना था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ए कितना होता है? प्रोटॉन। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये होता है एटॉमिक मास, और ये होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर आपको दिए गए हैं 2 प्रोटॉन, मतलब पी की वैल्यू 2 दी है, एन की 2 दी है, और इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू 2 दी गई है। इतना आपको दिया होगी। ये क्या है? ये है गिवन। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या मतलब आपसे पूछा गया है ये, आपसे पूछा गया है यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या होगी?
तो फॉर्मूले में क्या होता है, जेड इज इक्वल टू पी प्लस एन। तो जेड इज इक्वल टू पी कितना दिया हुआ है 2, एन कितना है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। मतलब कि जेड इज इक्वल टू 4। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 385, सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 386 आपसे पूछा गया है रेडियो कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग यहाँ पर आ रहा है, कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण किया जाता है, मानव की आयु या फिर धातुओं की शुद्धता, जीवाश्म की आयु या फिर शरीर की बीमारी। सही बात है, जीवाश्म की आयु। ओके, याद रखना है। देखो जो मानव होता है ना, मानव कैसा मानव, जीवित। जो जीवित मानव होता है उसमें कार्बन 12 भी होते हैं और कार्बन 14 भी होता है, ठीक है। लेकिन जो मृत होता है, अगर हम बात करते हैं मानव, कौन सा मानव, मृत मानव, इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्बन 14 रह जाता है ना, और जो कार्बन 12 होता है वो नहीं रहता, लेकिन कार्बन 14 रह जाता है। अब कार्बन 14 कैसा है, कार्बन 14 होता है रेडियो एक्टिव, बोल सकते हो आप इसे। इसका जो अर्ध आयुकाल होता है, मतलब कि हाफ लाइफ टाइम, इसका उपयोग करके हम निकाल लेते हैं क्या चीज, कार्बन 14 के माध्यम से जीवाश्म की आयु का। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों से किसकी क्षमता सर्वाधिक होती है। जो विकिरण नाभिक से निकाले जाते हैं उनमें से किसकी क्षमता सर्वाधिक है। देखो जो नाभिक होता है, नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनसे क्या निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अगर आप यहाँ पर वेदन क्षमता की बात करते हो तो वेदन क्षमता के मामले में जो गामा होता है उसकी सबसे ज्यादा होती है और अल्फा की सबसे कम होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा वेदन क्षमता के मामले में, गामा। अब यहाँ पर देखो, वेदन क्षमता की आप बात करो या फिर आप ऊर्जा की बात करो या फिर आप आवृत्ति की बात करो, सॉरी, हाँ आवृत्ति सही बात है, या फिर आवृत्ति की बात करो, ये पहला दूसरा और तीसरा, इनमें सही क्रम ये वाला ही होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला, यहाँ पर आपसे पूछा वेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी हो जाएगी, यहाँ से गामा की। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन के जो टोटल समस्थानिक होते हैं, टोटल समस्थानिक, समस्थानिक कौन, समस्थानिक का मतलब होता है जो परमाणु संख्या हो, मतलब कि एटॉमिक नंबर हो, वो कैसी होती है, समान। लेकिन जो परमाणु भार होता है, मतलब कि एटॉमिक मास, वो कैसा होता है, असमान। इसे हम बोल देते हैं समस्थानिक। समस्थानिक या आइसोटोप्स, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन के होते हैं, हाइड्रोजन के टोटल होते हैं 3, ठीक है। 3 में से एक तो होता है 1H1, 1H2 जिसे हम भारी हाइड्रोजन भी बोल देते हैं, भारी हाइड्रोजन भी बोल देते हैं, और एक होता है 1H3, इसको नॉर्मल हाइड्रोजन बोल देते हैं, प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटियम, ठीक है। ये कौन सा होता है, प्रोटियम, इसको बोल देते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोल देते हैं हम ट्राइटियम, ठीक है ना। अब ये होते हैं 3 समस्थानिक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन में प्रोटियम दिया हुआ है, ट्राइटियम भी दिया हुआ है, नहीं है आपसे पूछा है तो क्या नहीं होता है, इट्रियम। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समभारिक में किसकी संख्या समान होती है। अभी मैंने बताया समभारिक, देखो एक होता है आइसोटोप और एक होता है आइसो बार्स। आइसोबार्स मतलब होता है समभारिक और आइसोटोप्स मतलब होता है समस्थानिक, ठीक है। समस्थानिक में क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है, समान। और समभारक में क्या होता है, एटॉमिक मास, कैसा होता है, ये होता है समान, ठीक है। देखो ये एक्चुअल में याद करने वाली चीज नहीं है, आपको वैसे ही पता हो जाएगा। देखो सम स्थानिक मतलब जिनका स्थान समान हो। और जो मोसले की आवर्त सारणी है, मोसले ने जो सारणी बनाई है उसमें क्या रखा है, वो किस चीज के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक के, मतलब परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को उनका स्थान दिया गया है, ठीक है ना। तो सम स्थानिक जो एक ही स्थान पर आए, एक ही स्थान पर आने का मतलब है कि उनके जो परमाणु क्रमांक है वो समान होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। ऐसे आप याद करो, समझो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब समभारक में किसकी संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की, न्यूक्लियन की, न्यूक्लियस है यहाँ पर,
प्रोटॉन की या इलेक्ट्रॉन की? सही आंसर क्या है? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी होती है? यहाँ पर आपसे एलपीजी की बात नहीं की है, यहाँ पर आपसे बात की गई है बायोगैस या रसोई गैस मेनली। ठीक, ठीक है। इथेन होती है क्या? नहीं। ब्यूटेन नहीं। प्रोपेन नहीं। सही आंसर क्या हो गया? मीथेन। ठीक है। बायोगैस में क्या होता है? मीथेन होता है मेनली। खाना बनाने की गैस जब भी आपसे बोली जाए मीथेन। जब तक एलपीजी जब तक एलपीजी लिखा हुआ ना आए तब तक आपको एलपीजी नहीं समझना है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें। बायोगैस में क्या होती है? मेनली मीथेन। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया जाता है? किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में, मतलब कि केमिकल वेपन, केमिकल वेपन्स के रूप में उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? मस्टर्ड गैस, हाइड्रोजन साइनाइड का किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या है? मस्टर्ड गैस। अब जो मस्टर्ड गैस होती है, मस्टर्ड गैस, इसका उपयोग कब किया गया था? 1917 में। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। और इसका एक फॉर्मूला भी आपको याद रखना है मस्टर्ड गैस का, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। याद रखना है आपको, C4H8 Cl2, C4H8Cl2S। मेनली जो होता है सल्फाइड, जो होता है सल्फाइड, इसी की वजह से इसमें जो होती है कहना चाहिए स्किन पर फफोले पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? फफोले पड़ जाते हैं और बीमारी हो जाती है मस्टर्ड गैस की वजह से। ठीक है। और इसका उपयोग किसने किया था? इसका उपयोग किया था जर्मनी द्वारा, जर्मनी द्वारा किया गया था। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल जल में विलेय है, जल में इनमें से क्या विलेय है? H2O में क्या विलेय है? इथाइल एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार, कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन टेट्रा क्लोराइड? सही आंसर इसमें क्या है? इथाइल अल्कोहल। लेकिन आने वाला क्वेश्चन ये नहीं है, अनुपात पूछा जाता है आपसे, जो कि प्रभाज अनुपात, प्रभाज अनुपात आपसे पूछा जाता है कि कैसे घुलता है। मतलब अगर H2O है और दूसरे तरफ है इथाइल अल्कोहल C2H5OH, तो किस अनुपात में घुलेगा? तो अगर ये 25% आप ले रहे हो तो ये 75% लोगे। समझ गए? वहीं अगर हम बोले कि सम अनुपातिक किसके साथ? पानी के साथ। पा, पानी के साथ समानुपातिक कौन होगा? इधर अगर आप H2O ले रहे हो तो उसमें आएगा CH4, मतलब 1:1 घुलेगा। अगर आप ये 50% ले रहे हो तो ये भी आप 50% ले सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म नहीं घुलता, कार्बन डाई ऑक्साइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड ये पानी में नहीं घुलते। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शराब में उपस्थित रहता है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म नहीं। सही आंसर क्या है? इथाइल अल्कोहल। जो हम शराब पीते हैं वो कौन सी होती है? C2H5OH। ठीक है ना, CH3OH हम नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? क्योंकि ये कैसा होता है? विषैली प्रवृत्ति का होता है, शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन कैसा हो जाएगा? स्थिर ताप पर आपसे पूछा, मतलब जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कैसा रखा गया है? कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो गैस गैस समीकरण की अगर हम बात करें, आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? PV = NRT। ठीक है, ये दोनों कैसे थे? ये दोनों थे कांस्टेंट। ठीक है, ये टी यहां पर भी इसे कांस्टेंट रख दिया। तो पीवी समानुपाती हो गया किस चीज के? पीवी समानुपाती हो गया पूरा कांस्टेंट हो गई ये वैल्यू। मतलब कि पी समानुपाती हो गया 1/V के। आयतन आपसे पूछा गया है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, V समानुपाती 1/P। ठीक है। अब आपने क्या किया है?
किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन, अगर आपने दाब को तिगुना कर दिया मतलब कि समानुपाती 1/3, तो आयतन कितना हो जाएगा, V डैश कितना हो जाएगा, V/3। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, V डैश कितना हो गया, V/3। मतलब कि ऑप्शन बी सही है इसका। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक गैस का वाष्प वाष्प घनत्व 14 है, वाष्प घनत्व दिया है और अणुभार निकालना है। आपके ऑप्शन है 14, 21, 28 या 42। देखो, आपको याद रखना है कि जो अणुभार होता है ना, क्या, अणुभार, वो टू टाइम्स, वो टू टाइम्स होता है किस चीज का, वाष्प घनत्व का। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो वाष्प घनत्व आपको कितना दिया हुआ है, 14, तो अणुभार कितना हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा 28। ठीक है, सही आंसर क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। अभी हमने देखा है कि एटॉमिक मास कितना होता है, टू टाइम्स होता है किसके, वाष्प घनत्व का। है ना, तो क्या है, अणुभार वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच में रासायनिक प्रतिक्रिया संभव हो, सब संभव ना हो, धीमी हो या तेजी से हो, संभव ना हो। देखो, क्या होता है विसरण, क्या होता है विसरण, होता है जब अणु होते हैं, अणु का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। ठीक है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं विसरण। तो उनमें अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, तभी तो विसरण करेंगे। अगर अभिक्रिया हो जाएगी तो विसरण कैसे कैसे कर पाएंगे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि अभिक्रिया हो गया वो खुद एक नया यौगिक बना लेंगे। तो क्या जाएगा दूसरी तरफ, कुछ भी नहीं, उनमें रिएक्शन हो जाएगा बीच में ही। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। देखो, आप में से देखो, कार्बन आप सभी जानते हो, +4 -4 इस तरह से दर्शाती है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन का आप जानते हो, ऑक्सीजन का आप जानते हो, सभी में समान होती है। आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए, अगर आप ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन भी दर्शाता है, O3 भी बनाता है, O2 भी बनाता है। ठीक है, फ्लोरीन की बात करो तो फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन भी दर्शाता है। अब देखो, आपको ऑक्सीकरण संख्या के बारे में जो एक चीज पता होनी चाहिए, वो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या होती है, मतलब कि हाई ऑक्सीडेशन नंबर, और दूसरी तरफ लो ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, ये दो चीजें ये आप कैसे निकालोगे, ये होती है समूह संख्या के बराबर। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर जो लो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ये किसके बराबर होती है, लो ऑक्सीडेशन नंबर, लो ऑक्सीडेशन नंबर होती है बराबर समूह संख्या -8। अब अगर देखो, अगर अगर आप कार्बन को देखते हो, कार्बन, कार्बन कौन से ग्रुप में आता है, कार्बन आता है 4, है ना, 4A। तो यहाँ पर जो हाई होगी वो 4 हो जाएगी, हाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलग कलर से, है ना, यहाँ पर लिखना है हमें हाई, हिचकी आ रही है बहुत ज्यादा, हाई, और यहाँ पर हमें लिखना है लो, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, एलिमेंट। ठीक, ठीक है, ये। अब देखो, अगर आप कार्बन की बात करते हो तो कार्बन किस में आता है, 4A, मतलब चौथे समूह में। तो हाई क्या हो जाएगी, 4, लेकिन लो कितनी हो जाएगी, 8 माइनस, सॉरी 4 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 4 - 8 = तो दो दर्शा रही है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन पर, ठीक है, फ्लोरीन किस में आता है, इसके आखिरी कक्ष में होते हैं 7, 7A में आता है। ठीक है, 7A में आता है। तो इसके जो होते हैं 7 होती है। ठीक है, एक तो 7 दर्शाएगी, और दूसरी कितनी दर्शाएगी, 7 - 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा इसमें, -1, ये भी दर्शाएगी, दो दर्शा रही है। वहीं अगर हम आते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस में होती है बताइए,
ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। ठीक है, मतलब ये आती है किसमें? 6 A में आती है। तो हाई कितनी हो जाती है इसकी, बताइए? हाई कितनी होती है? 6। और लो कितनी होती है? 6 - 8 मतलब कि -2। वहीं जब हम हाइड्रोजन में आते हैं, हाइड्रोजन में जब हम हाइड्रोजन में आते हैं, तो हाइड्रोजन कैसा दर्शाएगा? केवल और केवल हाइड्रोजन +1 दर्शाती है। कुछ हाइड्राइड है जिसमें कि -1 भी दर्शा देती है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण संख्या समान होती है हाइड्रोजन में। ठीक है, आप कहीं भी ले लो, जैसे आप H में ले लो तो +1 होगी, कहीं भी आप ले लो CH3, सी CH4, यहाँ पे भी +1 होगी। हर जगह जो हाइड्रोजन होता है उसकी होती है +1। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? बॉयल ने, ग्राहम ने, चार्ल्स ने, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है, गैसों का विसरण दिया था ग्राहम। बॉयल ने क्या दिया था? बॉयल ने दिया था पी भी समानुपाती कांस्टेंट, मतलब इसमें क्या था? टी कांस्टेंट रखने पर दिया था बॉयल ने। चार्ल्स ने क्या दिया था? चार्ल्स ने दिया था पी, जो पी था, पी को अगर आप कांस्टेंट रखते हो तो भी समानुपाती टी, ये दिया था चार्ल्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बतानी है आपको। क्या बदलता है उत्प्रेरक? अभिक्रिया की ऊष्मा, अभिक्रिया का उत्पादन, सक्रिय ऊर्जा, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है इनमें से कोई, सॉरी, इनमें से कोई नहीं, नहीं सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, सही आंसर क्या हुआ? उत्प्रेरक क्या बदलता है? सक्रिय ऊर्जा बदल देता है। आपने देखा होगा जब उत्प्रेरक मिलाते हैं तो अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है और अभिक्रिया गति कम भी हो जाती है। उत्प्रेरक मिलाने से बढ़ा और घटा सकते हैं, मतलब कि जो ऊर्जा है वो बढ़ रही है और घट रही है। अगर हम गति बढ़ा रहे हैं, मतलब कि जो तो हैं उनकी क्रिया बढ़ा रहे हैं, क्रिया को इफेक्ट कर रहे हैं, तो ऊष्माक्षेपी कितनी तेज गति से अभिक्रिया करनी है तो ज्यादा ऊष्मा निकलेगी, और अगर कम गति से अभिक्रिया हो रही तो कम ऊष्मा निकलेगी। उसी तरह से अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है और आप उत्प्रेरक मिला रहे हो तो कम गति से अगर अभिक्रिया हो रही है तो कम ऊष्मा सोखेगी, और अगर अधिक गति से हो रही है तो अधिक ऊष्मा सोखेगी। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलेंगे। मुझे बहुत ज्यादा हिचकी आ रही है आज, उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हुई होगी, तो देख लेना यार, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लेक्चर को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको चैनल से बेनिफिट हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को भी बोलिए। थैंक यू।